ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के एक वफ्द ने कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। मुल्क की मारूफ दरगाहों के 20 सज्जादा नशीनों ने अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन की क़यादत में कौमी सलामती मुशीर से मुलाकात की और मौजूदा वक्त में शिद्दत पसंदों की जानब से अमन और भाईचारे को दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल किया। वफ्द ने मुलाकात में इस बात को उजागर किया कि दरगाहों ने हमेशा पूरी दुनिया और ख़ासकर हिंदुस्तान में अमन और भाईचारे के फ़रोग़ में अहम रोल अदा किया है। इस मौके पर वफ्द ने हुकूमत से अपील की कि वो सज्जादा नशीनों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाए। साथ ही वफ्द ने ऑल इंडिया दरगाह बोर्ड तश्कील देने और दरगाह के उमूर की देखभाल के लिए वज़ीर के तक़र्रुर की भी तजवीज़ पेश की। काउंसिल के सरपरस्त आला और अजमेर दरगाह के दीवान ने कहा कि शिद्दत पसंद इसलिए ताकतवर हो रहे हैं कि वो सूफ़ी कल्चर से वाकिफ़ नहीं है। इस मौके पर कौमी सलामती मुशीर ने मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों के अहम रोल और सज्जादा नशीनों की अमन और फ़िरक़ावाना हम आहंगी के लिए किए जाने वाले कामों की सताइश की। उन्होंने हमारी बहुत खुल करके तमाम बातों को अजीत डोभाल साहब के सामने रखा है और अजीत डोभाल साहब ने बहुत पेशेंटली हमें सुना। काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है। हमारा आज मकसद था मिलने का कि दरगाहों को प्रॉपर वे में उनका डेवलपमेंट हो, जो वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, सज्जादा नशीन जिनको कहा जाता है, उनके राइट प्रोटेक्ट किए जाएं और व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सज्जादा नशीन फॉर द नेशन बिल्डिंग, इस पे हमारा काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है। यही वजह है कि आज रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगेंस्ट द इस्लाम, अगेंस्ट द सूफीज़्म, अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ कुरान, अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये सब कर रही हैं और नौजवान तबकों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा इन लोगों से बचा जाए और जो बुजुर्गान दीन सूफिया कराम की सही तालीमात है उस पर अमल पैरा रहते हुए आपस में सूफी जितने भी हैं वो दिलों को जोड़ने के लिए आए, दिलों को तोड़ने के लिए नहीं। इस वक्त में मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के घर पे हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर हजरात आए और यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी आपको दिख रहे हैं और तमाम जो हजरात हैं किस तरह से बाकायदा किस मसले पे बातचीत हुई इसको हम समझते हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, सबसे पहले आपके ताल्लुका समझना चाहूँ, आप अपना नाम और कहाँ से हैं वो बताइए। सैयद फरीद अहमद निज़ामी, नायब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, दिल्ली से हूँ। आज अजीत डोभाल साहब से उनके घर पर मुलाकात की। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल का जो डेलीगेशन है उन्होंने मुलाकात की और ख़ास तौर से जो मुलाकात का मंशा मकसद था वो एक दरगाहों को, खानकाहों के ताल्लुक़ से जो सूफ़ी कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का, सूफ़ियों की तहज़ीब है, उसको फ़रोग़ दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके लिए उन्होंने हमसे, अजीत डोभाल साहब ने हमको इत्मीनान बख्श जवाब भी दिया है, पॉजिटिव जवाब दिया है कि इंशाअल्लाह इसमें गवर्नमेंट जो है इस तसव्वुफ़ के जो मिशन है सूफियों का पैगाम, इसको बढ़ाने में हमारा साथ देगी। बहुत सारे ऐसे भी जो ताल्लुकात लोग हैं जो देश विरोधी ताकते हैं, वो जो गलत देश विरोधी हरकतों में लिप्त हैं, उसके मसले में भी बातचीत हुई होगी। देखिए, देश विरोधी ताकतें तो जो भी हैं, तो सूफ़ी लोग और सूफ़ी दरगाहें तो हमेशा उन लोगों के भी ख़िलाफ़ खड़ी रही हैं जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हमारा जो मज़हब है दीन इस्लाम वो हमको हमारे ईमान का हिस्सा बताता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की ज़मीन से मोहब्बत रखो। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हम तो हमेशा से उन ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े हैं जो हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए हों और खानकाहें ही हमेशा से आगे आई हैं इस मामले को लेकर। इसका जीता जागता सबूत ये दरगाहें हैं जहाँ पे हर कौम का, हर मज़हब का आदमी आज भी आपको नज़र आएगा, अपनी जगह समझ के नज़र आएगा। तो ये मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम तो दरगाहें देती रहेंगी और यही सूफ़ीवाद और सूफ़ी विचारधारा ही जवाब है कट्टरवाद को। शुक्रिया जनाब। जिस तरह से देख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को आप देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं जो आए थे इनके घर पे, उनको अब यहाँ से विदाई देते हुए, और जिस तरह से कहा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण मसलों पे बातचीत हुई और उसी को बात में ध्यान में रखते हुए कि अब तमाम जो मेहमान आए थे उनको अब विदाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अयोध्या के धनीपुर में 26 जनवरी को मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। इस मौके पर इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सदर जफर अहमद फारूकी समेत तमाम ट्रस्टी मौजूद होंगे। 8:30 बजे तिरंगा लहराने के बाद संग बुनियाद रखा जाएगा। 26 जनवरी को क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के संविधान की नींव रखी गई थी और भारत पूरा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे बनाता है, तो उस दिन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट 8:30 बजे धनीपुर
अयोध्या में एक झंडारोहण कार्यक्रम होगा, जिसमें हम लोकल लोग वहाँ के हैं उनको शामिल करेंगे और लखनऊ से और तमाम यूपी के और शहरों में जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं 9 लोग वो पहुँचेंगे। और वहाँ पे हम लोग जैसा कि ट्रस्ट ने पहले भी कहा है, लोगों में जागरूकता के लिए हम वहाँ पे एक ग्रीन पैच डेवलप कर रहे हैं। तो उस दिन 26 तारीख को हम उस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। तो नींव रखने का जो कार्यक्रम है वो पेड़ पौधों की जो हम वहाँ बोएंगे, जो वहाँ पे हम सैपलिंग्स लगाएंगे, वही हमारा कार्यक्रम है। और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और इलाके के लोगों को उस हॉस्पिटल से और जो तमाम कम्युनिटी सर्विस है उससे फ़ायदा पहुंचे। जैसा कि पहले हमने कहा है कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट धनीपुर 5 एकड़ ज़मीन जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मिली है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल, एक कम्युनिटी किचन, एक इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर जिसका पब्लिकेशन हाउस और लाइब्रेरी होगी और एक म्यूजियम और मस्जिद बनाएगा। तो उसके साथ हमारा थोड़ा सा ध्यान जो क्लाइमेट चेंज है उस पर पूरी दुनिया का इस वक्त एक खतरा मंडरा रहा है। वहीं जमीयत उलमा हिंद के लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने लव जिहाद के मामले में यूपी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लव जिहाद का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। पहले उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ही एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लव जिहाद के ताल्लुक़ से पाबंदी लगाई और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को गिरफ़्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 80 लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया और उन पर लव जिहाद के मामलात किए। कुछ लोगों को उससे पहले हाई कोर्ट ने जो कहा कि उनको रिहा कर दो, लेकिन एक सीतापुर में एक फैमिली ऐसी थी कि उसके 10 लोगों को गिरफ़्तार करके जेल में भेज दिया गया, जबकि लड़की का ये भी जो है वो अपनी मर्जी से गई थी, बालिग थी। भोपाल में मुतनाज़ा जमीन पर इंतजामिया के जरिए कर्फ्यू नाफिज करके एक फरीक के हक में अदालत का फैसला होने और तामीरात जारी रखने का मामला मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। इंतजामिया के मौक़िफ़ के खिलाफ MP स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में फौरी समाअत के लिए दायर की गई अर्जी को वक्फ ट्रिब्यूनल ने कबूल करते हुए सभी फरीकों को नोटिस जारी करते हुए 21 जनवरी को समाअत की तारीख मुकर्रर की है। अर्जी गुजार मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि इंतजामिया अदालत के फैसले का हवाला देकर एक तरफा कार्रवाई करवा रही है, मगर हमारे बार बार के मुतालबे के बावजूद आज तक हमें किसी भी अदालत का फैसला नहीं दिया गया। वाज़ेह है कि कदीम भोपाल के सिंधी कॉलोनी के पास 30,000 स्क्वायर फुट ज़मीन को लेकर राजदेव ट्रस्ट और वक्फ मुतवल्ली मोहम्मद सुलेमान के बीच बरसों से मुकदमा जारी है। कल इसी मामले को लेकर इंतजामिया ने भोपाल के 3 थानों में कर्फ्यू और बाकी थानों में दफ़ा 144 का निफाज करते हुए एक फरीक के तामीरात करने का मौका फराहम किया था। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मोहम्मद सुलेमान के वकील रफ़ी ज़ुबैरी से ख़ास बातचीत की है। भोपाल में कल से जारी तनाज़े को लेकर आज वक्फ ट्रिब्यूनल में अर्जेंट हियरिंग को लेकर अपील की। ये पूरे मामले को ले जानते हैं आप लोगों ने। यहाँ पर सरकार द्वारा जो है कल वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया, आज कर्फ्यू हटा दिया गया और ये बताया गया कि कोर्ट के द्वारा अदालत का जो फैसला है उस पर कार्रवाई की गई पोजीशन की। आप लोगों ने यहाँ पर पहुँच के क्या कार्रवाई मांगी? हमने तो यहाँ ऑलरेडी केस हमारे वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है 2015 से, और 2015 के दौरान सारे पक्षकार उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी सारे जवाब और सारे केसेस को लिए और उस केसेस के आधार पर 7/11 भी माननीय न्यायालय द्वारा पहले निरस्त की जा चुकी है। यानी उन केसेस को माननीय न्यायालय ने तो इस एविडेंस के तौर पे नहीं माना है कि इस आधार पे 7/11 से ख़त्म किया जा सके। फिर भी किन आधारों पर ये पोजीशन दिया जा रहा है, इसके बारे में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हमारे पास आदेश है और हमारे आदेश की कार्रवाई, लेकिन ना उस आदेश के बारे में कहीं मेंशन है, ना उस आदेश की कॉपी को कहीं भी सर्कुलेट किया गया है, ना दिखाया गया है। जिस सिर्फ एक हवा में बात चल रही है कि हमारे माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कब्जा दिलाया जा रहा है। अगर माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार कब्जे की जिस तरीके से प्रक्रिया की जा रही है वो विधि विरुद्ध है, क्योंकि कोई भी कब्जा माननीय न्यायालय द्वारा ही दिलाया जाता है। सिर्फ इसकी एग्जीक्यूशन होना चाहिए थी, एग्जीक्यूशन के मान्यत से, नज़ारत के ज़रिए से, पुलिस प्रोटेक्शन के ज़रिए से वहाँ पे सिर्फ कब्जा दिलाया जाता है, ना कि नई प्रोसेस हुई कि धारा 144 लगा के कर्फ्यू लगा के जिस तरीके से शासन द्वारा पोजीशन दिया जा रहा है, ये पोजीशन की कार्रवाई अपने आप में एक दिल्ली फसाद मामले को लेकर बड़ा मामला सामने आया।
तकरीबन एक बरस गुजर जाने के बावजूद 22 ऐसे लोगों का मामला सामने आया जिनकी जांच अफसर ने रिपोर्ट नहीं लगाई है, जिसकी वजह से उनका मेडिकल नहीं हो सका है और उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। दिल्ली असेंबली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी की मीटिंग में यह मामला सामने आया है। दिल्ली फसाद मुतासरीन को मुआवजा देने के मामले में एक और लापरवाही उजागर हुई है। 20 ऐसे लोगों की फहरिस्त सामने आई है जिनको जीरो मुआवजा दिया गया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान नांदेड़ जिले के बलोली तालुका के मतनियाड़ नामी गांव में फर्कावाना कशीदगी फैल गई थी। कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान में बाहमी झड़प के जरिए यहां हंगामा हुआ। इसके बाद कुछ मुश्तइल नौजवानों ने एक मखसूस तबके के मकामी लोगों को निशाना बनाया। इस तनाज़े में गांव के कई अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। हालात कशीदा होते देख गांव के लोगों ने डर खौफ बढ़ता जा रहा है और लोग अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए परेशान होकर गांव छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने अपने साथियों के साथ मुतासरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मकामी पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की और बेगुनाहों को निशाना बना रहे शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ फसाद मुतासरा अफराद से भी मुलाकातें की, उनकी हिम्मत बंधाई और उन्हें हर तरह से साथ देने का यकीन दिलाया। हालात पूरी तरह से काबू में है। बरतानिया में बनने वाली फिल्म खातून जन्नत पर फौरी पाबंदी लगाई जाए और आए दिन पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, इसके खिलाफ मुमरा में उलमा इकराम की मीटिंग हुई। मीटिंग में तौहीन रिसालत के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर जोर दिया गया। मीटिंग मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ की सरपरस्ती में हुई, जिसमें तय पाया कि जल्द ही तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से मुल्क भर में एक मुहिम चलाई जाएगी। वो एक जलसे आम मुंबई में मुनक़्क़िद किया जाएगा। मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब ने फरमाया कि एक कॉन्फ्रेंस की जाए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से, जिसके अंदर उलमा कराम को बुलवाया जाए और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तहरीक जो है ये पूरे मुल्क में फैलाई जाए और हर जगह पर इस सिलसिले में हुजूर का इश्क लोगों के दिलों में पैदा करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए। जगह जगह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के उन्वान से प्रोग्राम किए जाएँ, किताबें लिखी जाएँ और जितना भी हो सके इसके अंदर आवाम को जोड़ा जाए और उनके दिलों में इश्क रसूल पैदा करने की तहरीक पैदा की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हर उम्र के मानसिक और शारीरिक तौर से मसरूफ कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में पहली मर्तबा किस्मत आजमाने वाली MIM ने औरंगाबाद जिले में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 65 ग्राम पंचायत सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। औरंगाबाद के ताल्लुका जात में MIM के 5 सरपंच बनने का इम्कान है। इस बात की जानकारी MIM के जिला सदर और चुनाव इंचार्ज शेख अहमद ने दी। वाज़ेह कि इस चुनाव में MIM ने मकामी पैनल्स की भी हिमायत की थी।
हो कि नियर अबाउट 65 से ज़्यादा मेंबर्स 65 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे जो है तो ग्राम पंचायत इलेक्शंस में चुनकर आ गए हैं। रिजल्ट्स हमारे पास में अब तक आए हैं। खासतौर से मैं बताऊं तो औरंगाबाद तालुका के लिए नायगांव भिकापुर में 9 सीट्स हमारी चुनकर आई है। तकरीबन 12 का जो पैनल हमने वहाँ पे लड़ाया था 9 सीट्स आई है और इंशाल्लाह वहाँ पर जो है तो सरपंच भी अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। साथ ही साथ रावरसपुरा प्रियदर्शनी कॉलोनी औरंगाबाद के करीबी जो है तो ये ग्राम पंचायत आती है, जहां पर 9 सीट्स का ग्राम पंचायत थी, वहां पर 5 सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो काफ़ी वोटों से चुनकर आई है और इंशाल्लाह यहां पर भी जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो सरपंच बनाएगा। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से 10 रोज़ा दावती मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम को अंधेरों से उजालों की तरफ उन्वान दिया गया है। इस मुहिम का मकसद इंसानों को उनके मानने वाले से मुतारिफ करवाना और लोगों में अखलाकी तालीम को आम करना है। इस मुहिम का आगाज़ 22 जनवरी से होगा। दावती मुहिम का इफ्तिताही इजलास तापड़िया नाट्य मंदिर में एक जलसे से होगा। इस जलसे में इंजीनियर मोहम्मद सलीम खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इसके साथ ही जमात की जानिब से शहर के अहम चौराहों पर होर्डिंग बोर्ड बैनर्स लगाए जाएंगे। मुख्तलिफ ज़बानों में शाया प्ले कार्ड्स आवाम में तकसीम किए जाएंगे। इस रियासतगीर मुहिम के ज़रिए 6 करोड़ लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाना मकसद है। मध्य प्रदेश में ख़वातीन इस्मत दरी के बढ़ते मामलों को लेकर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन भोपाल नीलम पार्क से गवर्नर हाउस तक जाना चाहते थे और इस्मत दरी व बच्चों के खिलाफ बढ़ते जराइम के मामले को लेकर गवर्नर को मेमोरेंडम देना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें नीलम पार्क के पास ही रोक लिया। ख़वातीन के एहतजाज को लेकर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इसमें लड़कियों के साथ रेप होता जा रहा है। मध्य प्रदेश इंडिया में सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर शर्मनाक स्थिति अगर किसी प्रदेश में बन रही है तो वो मध्य प्रदेश में बन रही है। और शिवराज सिंह चौहान को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो केवल बुलडोज़र लेके एक वर्ग को, एक पार्टी को धमकाने और डराने में लगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनका बुलडोज़र रेपिस्ट के घरों पे कब चलेगा? पत्थर फेंकने वाले पे तो चल गया, चिल्ला चिल्ला के बोल दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारी महिलाओं के साथ रेप हुआ उनका क्या होगा, उन महिलाओं के साथ क्या होगा, ये प्रदेश कब उनको न्याय देगा, ये मांगे। उसी को लेकर आज राजभवन का हम लोग घेराव कर रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर के मारूफ मिल्ली व सियासी रहनुमा मोहम्मद बशीरुद्दीन ने शहर के वक्फ चैरिटेबल अस्पताल के लिए ताउन करने पर कौम मिल्लत का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह के बशीरुद्दीन ने न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए वक्फ चैरिटेबल अस्पताल में मुख्तलिफ तिब्बी आलात और साजो सामान के लिए अहल खैर हजरात से ताउन की अपील की थी। उन्होंने बताया कि अहल खैर हजरात ने तकरीबन 20 लाख रुपए का ताउन किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर इन लोगों को उस तारीख में बिजी रहने की वजह से ये तारीख को मुलतवी करके आगे डाल ले। दूसरी बात, ये फरवरी महीने में ये अस्पताल का हम दोबारा इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि बिना वजह शक व शुबा के कुछ भी ऐसे बातें मत करें जो काम करने वाले। जालना जिले की तमाम मसाजिद में दारुल मुताले के क़याम को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी पहली कड़ी के तौर पर जालना की मस्जिद उमर फारूक में बच्चों के लिए लाइब्रेरी कायम की गई। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह रीड एंड लीड के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम के हाथों अमल में आया। इस मौके पर जालना की जानी मानी हस्तियाँ मौजूद थीं। SIO के जिम्मेदारों ने बताया कि मसाजिद को महज इबादत गाह तक महदूद करने के बजाय उन्हें हमा जहत मराकज़ में तब्दील करना उनका मकसद है। इसीलिए हर मस्जिद में लाइब्रेरी के क़याम को यकीनी बनाया जा रहा है। ईंधन की हिफाजत के लिए मुल्क भर में मरकजी वजारत पेट्रोलियम के तहत बेदारी मुहिम शुरू की गई है। बेंगलुरु में वज़ीर शहरी रसदात और खुराक गोपालगिया ने सक्षम बेदारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के रियासती सरबराह DL प्रमोद ने कहा कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल गैस को ज़ाया होने से रोकें। फिल्म 3 इडियट्स के किरदार रंचो ने जो फिल्मी पर्दे पर किया वैसा ही सुनील प्रजापति ने असली ज़िंदगी में किया। सुनील प्रजापति ने ट्रेन से सफ़र कर रही खातून की कामयाब डिलीवरी कराई। ख़ास बात यह है कि सुनील का ताल्लुक मेडिकल लाइन से नहीं है, वो एक लैब टेक्नीशियन है।
सुनील के इस कारनामे और खिदमत खल्क की उम्दा मिसाल पेश करने के लिए चार जानिब से उनकी सताइश की जा रही है। हुआ कुछ यूं कि गुज़श्ता शनिचर को सुनील प्रजापति दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश के सागर जा रहे थे। उनके साथ एक हामिला खातून किरण सफर कर रही थी। उनके साथ उनका भाई और 6 साल की छोटी बेटी थी। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने के कुछ देर बाद खातून को लेबर पेन होना शुरू हो गया। चलती ट्रेन में मदद बर वक्त नहीं पहुंच पाई तो सुनील प्रजापति ने इंसानियत और खिदमत के जज्बे के साथ खुद ही डिलीवरी करा दी। इस दौरान उन्हें ज्यादा मशक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा। हालांकि सुनील का ताल्लुक भी मेडिकल लाइन से नहीं है। वो दिल्ली में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करते हैं और उन्हें ऑपरेशन थिएटर का कोई तजुर्बा नहीं है। रात 8 बजे फरीदाबाद क्रॉस करने के बाद किरण को दर्द होना शुरू हो गया। हालांकि किरण को मेडिकल के पेशे से जुड़े होने की वजह से कुछ आसानी हुई। सुनील ने अपने अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रही डॉक्टर सुपर्णा सेन से राब्ता पैदा किया। डॉक्टर सेन ने वीडियो कॉल पर सुनील को बताया कि डिलीवरी कैसे करनी है। मथुरा स्टेशन से पहले उन्होंने टीटीई के अलावा एक और खातून को बुलाया और फिर डिलीवरी कराने का अमल शुरू किया। कामयाब डिलीवरी के बाद सुनील की जान में जान आई। ताहम दिक्कत ये आ पड़ी कि बच्चा पैदाइश के बाद रो नहीं रहा था। ऐसे में सुनील घबरा गया, लेकिन जब सुनील ने बेबी को कंधे पर लिया और बच्चे की पीठ थपथपाई तो बच्चे ने किलकारियां भरी। सुनील ने बाद में इसकी तफसीलात बताते हुए बताया कि डॉक्टर किरण ने उन्हें फौरन ब्लेड का इंतजाम करने को कहा। इसके बाद सुनील ने एक मुसाफिर से ब्लेड लिया और अपनी शॉल के टैग काट कर बच्चे को मां से जोड़ने वाली एम्बिलिकल कार्ड को टैग से बांधकर काटा। सुनील प्रजापति ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बेबी का न रोना उन्हें डरा गया था। उन्होंने मजीद बताया कि एक मुसाफिर के पास से उन्हें एक ब्लेड मिल गया था। शॉल के साथ जो टैग लगा था उसका मैंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक नया शॉल था, इसमें ही इस बच्चे को लपेटकर आगे मथुरा स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्हें मकामी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। सुनील ने पीर को सागर में बच्चे के अहले खाना से मुलाकात की। सुनील ने जब बच्चे को गोद में उठाया तो जज्बाती हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिंदुस्तानी मईशत के लिए आत्मनिर्भर भारत की अपील बेहद अहम वक्त पर किया गया है। ये अपील हिंदुस्तानियों को खुद कफील बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसे हिंदुस्तानी कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बगैर मसाइल का हल निकाल रहे हैं। इख्तराई और हुसूल याबियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक कौम की शक्ल में कितने मजबूत हैं। एक ऐसी ही कहानी है जो स्टार्टअप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल करके ज़राअत को तकनीकी हल फराहम कर रहा है। ये कहानी है क्रॉप इन की। भारत एक कृषि तकनीक क्रांति के शिखर पर है और इस क्रांति में सहयोग देने वाले संगठनों में से एक है क्रॉप इन। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके कृषि को तकनीकी समाधान देते हैं। यह डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने में मदद करते हैं और खेतों में खड़ी फसलों पर काम करने के लायक सहायता देते हैं। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, या तो वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर क्रॉप लॉस हो या उनको लोन नहीं मिलता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस है और ये इसलिए है क्योंकि हम ये कनेक्टेड नहीं है, डिजिटली कनेक्टेड नहीं है। दैट्स व्हाई द जेनेसिस ऑफ क्रॉप इन हुआ। अब तक क्रॉप इन ने 6 मिलियन 60 लाख एकड़ से अधिक खेतों को डिजिटल रूप दिया है और 20 लाख से अधिक किसानों के जीवन को समृद्ध किया है। ये 50 से अधिक देशों में लगभग 10,000 किस्मों की फसल का प्रबंधन भी कर रहे हैं। क्रॉप इन का विजन है कि वो सारे फार्म को ट्रेसेबल, प्रेडिक्टेबल और सस्टेनेबल करना चाहता है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़े और इनकी पर एकड़ वैल्यू को इंक्रीज करे। स्वाभिमान का रास्ता अपनाते हुए स्थानीय से वैश्विक होने के सफर में क्रॉप इन एक बेहतरीन उदाहरण साबित हुआ है। हिमालय के हिम नदी से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची लहरों से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सुकरते भूजल तक
लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक हिंदुस्तान में पानी की हकीकत और पानी का बहरान भी उतनी ही अक़साम का है जितना कि मुल्क मुख्तलिफ है। आज हम इसके कई पहलुओं को पेश कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी